नेपाल में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद एक के बाद एक जिस तरीके के ट्वीट्स यहाँ पर आने लगे, बड़े बड़े वीडियोस बनाए जाने लगे। फिर हमने अमेरिका में देखा, कल मतलब यहाँ तो देर रात ही थी, जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया। क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में, और सब जगह एक ही तरीके की चीजें कैसे हो सकती है एक ही टाइम पर, कुछ गैप के बीच? देखिए रूबिका जी, ये जो अलग अलग जो रेवोल्यूशंस हुए हैं वो हर रेवोल्यूशन बाहर से तो एक ही दिखता है, पर उसके कारण कभी एक नहीं होते हैं। श्रीलंका में अलग अलग कारणों की वजह से हुआ था। उधर उन्होंने जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएंगे, और फिर जब कोविड आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बगैर टूरिज्म के बीच में सब कुछ इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था। बांग्लादेश में अलग कारण थे, वो तो पूरा का पूरा एक भड़काया गया, उकसाया गया एक रेवोल्यूशन था जिसमें जमाते इस्लामी बहुत बड़ा कार्य निभा रहा था और भी एक किस्म से आउटसाइड सपोर्ट दे रहा था। जो नेपाल में हुआ है, अगर आप देखेंगे, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें क्या पता चलता है कि उन्होंने हर राजनीतिक पार्टी पे अटैक किया है। देवबा पे अटैक किया है जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, पौडेल पे अटैक किया है जो कांग्रेस के राष्ट्रपति हैं, ओली पे अटैक किया है जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक दल के मुखिया हैं, और प्रचंडा पे भी अटैक किया है जो दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया हैं। तो ये एक किस्म से पूरे गवर्नमेंट पे से उनका फेथ उतर गया है। ये एक पार्टी के खिलाफ नहीं था जैसे बांग्लादेश में हुआ था, ये सब पार्टियों के खिलाफ। पर अभिजीत, मुझे बस एक बात आप बताइए, और जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक तो आप कहते हैं कि छात्रों का गुस्सा फूटा और वो अचानक बाहर आ गए, या फिर उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि प्रोटेस्ट कैसे करना होता है, इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना होता है, देयर इज अ डीपर ताकत, पावर उसके पीछे जो काम कर रही होती है। अब तो देखिए क्या होता है, वो जो डीपर ताकत होता है वो क्या कहते हैं, वो बस प्रेशर कुकर के नीचे आग लगा सकती है। वो प्रेशर कुकर से विसिल नहीं हटा सकती, या विसिल को चिपक नहीं सकता है। वो खुद ब खुद क्या होता है कि सरकारों की गलती से ही वो कई बार हो जाता है। पर हमको ये भी काफी पता है कि जब ये विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें कई सारे कम्युनिस्ट भी घुस के उन्होंने ही ये पूरा इसको भड़काया। जो वायलेंस हुआ था पहले दिन को जिसमें 19 लोग मरे थे, वो कई कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स ने ही उकसाया था, क्योंकि ओली समझ रहा था कि ये करके वो इमरजेंसी पावर ले पाएगा। और ये सब ये मेरे को सुनने को मिल रहा है अपने नेपाली सोर्सेस से, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट देन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतने सारे कंस्पिरेसी थियरी हो रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन का तो कोई कुछ है नहीं उधर नेपाल में कि हम चेक भी कर सकें कि कौन प्रोटेस्टर किसके साथ है। मैं ओवरऑल इस बात को समझने के लिए अभिजीत, हमने आज ये डिबेट, क्योंकि एक आम आदमी है ना, वो जब दूर से देखता है तो उसको ये लगता है कि अरे बाप रे हाहाकार हो गया है, और फिर जब वो ट्विटर पर आएगा, सोशल मीडिया पर आएगा, सतीश केसिंग साहब, तो वो देखेगा कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं नेपाल टुडे इंडिया टुमारो, ऐसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है। फिर कहेंगे नेपाल के यूथ ने कर दिया, अब इंडिया की बारी है, फिर नीचे लिखेंगे जय हिंद। ये कौन लोग हैं? देखिए, पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन बात यह है कि हम आंदोलन और खूनी क्रांति में इसको विभाजन कर लें, वो अलग चीज़ है। आंदोलन तो बराबर होता है, आंदोलन होना भी चाहिए लोकतंत्र के लिए, और हमने देखा भी है भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है 11 साल से, वो भी अन्ना आंदोलन का हिस्सा थी, वो भी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा थी। मुद्दा कुछ दूसरे हैं। पहला मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर नेपाल और बांग्लादेश की दुहाई देता है तो ऐसा क्यों ऐसा होता है, पहली चीज। दूसरा, वोट के सवाल पर अगर वोट का आधार जो है इस देश का आधार है, इतिहास का आधार है वोट, अगर उसके ऊपर कुछ सवाल खड़े होते हैं तो वो क्यों होते हैं। और दूसरी बात कि अब हम लोग बताते हैं कि इतना बढ़िया इकोनॉमी है, सब कुछ बढ़िया है, आपने अच्छा किया जो बता दिया कि कुछ कमी भी है, तो उसमें तो ये है कि ना 1938 के बाद गैर बराबरी सबसे चरम पर है।
बेरोजगारी पर भी कहते हैं कि 45 सालों में सबसे ऊपर है। इन चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए क्या करें? वो मैं बता देता हूं, के ट्वीट को रीट्वीट करें, जहां पर वो कह रही हैं वो बांग्लादेश में जो हुआ था उसके बाद कह रही हैं क्या प्रधानमंत्री के घर पे स्विमिंग पूल है, रीट्वीट करें, क्या करें? नहीं, आप वो नहीं करिए। स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाए? हमारा आपका काम सिर्फ एक है कि चीजों को सामने रखें, कुछ चीजों को जो यहाँ पर कुरीतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, उसके तरफ ध्यान दें और सबको मिलजुल के चले। जैसे हमारा ना मध्यम मार्ग रहा है भारत का। नहीं, अगर हम एकदम से ये मध्यम मार्ग में ये नहीं तो ये एक्सट्रीम नहीं है कि जो नेपाल में हुआ है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो तो नहीं, मैंने कहा कि आंदोलन के हम समर्थक हैं, आंदोलन होते रहना चाहिए। ये आंदोलन है क्या? नेपाल में आंदोलन हुआ है क्या? नहीं, वहाँ पर डीप स्टेट भी है। हाँ, हमारे तो नाक के नीचे हो रहा है। ये हमारे लिए आंदोलन तो इस चिंता की देश में बात होते रहे है। ना सर। हमारे लिए चिंता की बात है कि हमारे नाक के सामने ये हो गया। सर देखिए, लेकिन हमको चीफ सचेत जस्टिस रहना है, अभी सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का कहा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी क्या हुई है? सीजेआई ने क्या कहा है? बीआर गवई ने चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। नेपाल में भी हमने हालात को देखा है, बांग्लादेश में भी इस तरह की स्थिति सामने आई है। तो संविधान में जो यकीन करता है, अपने संवैधानिक चीजों को मजबूत तो फिर करें ना, संवैधानिक तरीके से आगे बढ़िए ना, पैदा ना होने दे, कहीं कोई भ्रांति पैदा ना होने दे, वही थोड़ा सेटिस्फाई करके रखें, भ्रांति पैदा ना होने दे। निखिल जैन साहब, इसीलिए आरोप लगते हैं क्या भ्रांति पैदा की जा रही है बार बार, तब जबकि चुनाव आयोग की तरफ से, बाकी संस्थाओं की तरफ से आकर क्लैरिफाई किया गया है, भ्रांतियां पैदा की जा रही है। जवाब दीजिए निखिल। रूबिका जी देखिए, एसके सिंह जी ने एक बहुत सही बात बोली कि आंदोलन और खूनी क्रांति में एक फर्क होता है। मेरा भी यही मानना है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि आंदोलन को खूनी क्रांति में बदलते देर नहीं लगती। चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, तीनों में आंदोलन की तरह शुरू हुआ और खूनी क्रांति बन गई। जिस तरीके के विजुअल्स हमने देखे इन तीनों देशों से, वो दर्दनाक हैं। और वो साथ साथ मेरा मानना यह है, भारत जो इस क्षेत्र का सबसे मजबूत देश रहा है, उसकी कूटनीति, भारत की सरकार की कूटनीति की विफलता, भारत की सरकार की सुरक्षा नीति की विफलता दिखाता है कि किस तरीके से हम अपने पड़ोस में वो स्थिरता नहीं ला पा रहे हैं, किस तरीके से हमारे पड़ोस में अस्थिरता और अराजकता फैल रही है। हमें दिल्ली में बैठ के, इंडिया में बैठ के क्या ये लग रहा है कि जब नेपाल में पड़ोस की अस्थिरता में मोदी जी जाकर क्या कर ले, मुझे ये बताइए। मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। मैं केपी ओली की रिस्पांसिबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले ले। रूबिका जी, केपी ओली की रिस्पांसिबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे, लेकिन हमारे रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, इंडिया हैज ऑलवेज प्लेड अ बिग ब्रदरली रोल। बड़े भाई के रूप में हम हमेशा रहे हैं। कहीं पर भी अस्थिरता हुई तो हमने उसमें हस्तक्षेप करा और उसे रोका। किस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों के ऊपर अत्याचार करे, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, हमारी फौज ने हस्तक्षेप करा, उस अत्याचार को रोका और पाकिस्तान के 2 भेद कर दिए। और यही सारी सरकारों ने करा। और इसमें मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा हूं। नहीं, एक बार बात सुनिए।